हेलो गाइस, तो हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो फोटो सिस्टम 2 में जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ किसका, रेड लाइट का, जो कि कॉज करता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए, और वो जंप कर जाता है एक ऑर्बिट में जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये पिकअप होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, जो कि उसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि साइटोक्रोम कंसिस्ट करता है, वहाँ पे फेंक देता है। तो फिर यहाँ पे मैं इसके बारे में बताती हूँ। और ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है आपका डाउन हिल। ठीक है, डाउन हिल किसके टर्म में होता है, टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर आपका रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यूज्ड अप नहीं होते जैसे ही वो लोग पास करते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, लेकिन वो पास करते पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम PS1 में। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिएक्शन सेंटर में PS1 के, ये एक्साइट होते हैं जब वो रिसीव करते हैं रेड लाइट वेवलेंथ 700 का। तभी हम लोग PS1 को क्या बोलते हैं, P700, राइट। तो वही चीज़ है, मतलब कि इसका क्योंकि इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है, इतना मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके बाद वो क्या कर जाता है, एक्साइट करने लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, 700 नैनोमीटर। और ये ट्रांसफ़र होता है दूसरे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में, जिसका कि ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये फिर मूव होता है डाउनहिल फिर से। इस समय एक मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP प्लस में होता है। ठीक है, इस बार जो होता है, तो जो आपका एडिशन है, तो देखिए इस पे जो कि होता है रिच होता है NADPH में। इस पे अभी जो एडिशन होता है ये सब इलेक्ट्रॉन का, ये रिड्यूस करता है NAD प्लस को NADPH और प्लस H प्लस में। ये जो पूरा का पूरा स्कीम होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS2 से स्टार्ट होते हुए, फिर अप हिल जाएगा एक्सेप्टर तक, फिर डाउन आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से PS1 में, फिर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फिर ट्रांसफ़र होगा दूसरे एक्सेप्टर में, और फाइनली NADPH में जाएगा जो कि रिड्यूस होगा फिर NADPH और H प्लस। इसको हम लोग जेड स्कीम बोलते हैं। और ये क्यों, कैरेक्टरिस्टिक शेप के लिए। ये आपको शेप दिख रहा है जेड करके, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जेड दिख रहा है कुछ, तो इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं। तो आपका जो ये जेड स्कीम है, इसके कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से। अब मैं इसका मैं लिखा देती हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिटाना चाहिए। ये आपने लिख लिया होगा होपफुली। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है ना, एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए ये है आपका क्लोरोफिल ए। यहाँ पे साइड साइड पे आपके क्या है, आपके पिगमेंट है, एक्सेसरी। ठीक है, एक्सेसरी पिगमेंट है। अब ये आपका क्लोरोफिल ए, ये होता है 680 नैनोमीटर वाला। ठीक है, 680 नैनोमीटर वाला पढ़ा रही हूँ। तो फिर यहाँ पे आपका इधर एक सन है, यहाँ से लाइट्स आ रहा है, लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। तो फिर यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद ये जो आप, और यहाँ पे आपका PS2 होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे अब आप लोग इसका स्टेप लिख दीजिए। तो ये फर्स्ट है वो क्या हो रहा है, फोटोन फ्रॉम सनलाइट आर एब्जॉर्ब्ड। कौन कर रहा है एब्जॉर्ब, अननेसेसरी पिगमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, photons from sunlight are absorbed by accessory pigment। दिख रहा है ना, ये देखो सनलाइट कहाँ पे आ रहा है, इधर एक्सेसरी पिगमेंट में आ रहा है, तो वही। फिर सेकंड है एनर्जी ट्रांसफ़र होता है क्लोरोफिल ए में। एनर्जी फिर ट्रांसफ़र होगा आपका क्लोरोफिल ए। फिर आपका थर्ड है, फिर जो आपका क्लोरोफिल ए में ट्रांसफ़र हो गया एनर्जी, आपका क्लोरोफिल ए एक्साइट कर देगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। वही हुआ ना, मैंने बोला क्लोरोफिल एक्साइट क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन।
ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से जो निकले, ये निकल के कहाँ जाएंगे बताइए? इधर आपका है प्राइमरी एक्सेप्टर, यहाँ पे चले जाएंगे। तो फोर्थ होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, समझ आ गया होगा इतना सा। तो ये यही है, ठीक है, ये इस वाले पार्ट में, और ये वाला पार्ट भी वैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। तो यहाँ पे ये अचीव कैसे होता है? ये अचीव होता है आपका इलेक्ट्रॉन जब अवेलेबल होते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए। तो जब आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये एसोसिएटेड होता है PS2 के साथ, और वाटर स्प्लिट होता है 2H और O में, है ना। H2O दिख रहा है आपको? तो इधर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो वही 2H+ और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होता है? आपको ऑक्सीजन बनता है, जो कि वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट है आपके फोटोसिंथेसिस का। ऑक्सीजन बनता है ना, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है। जो इलेक्ट्रॉन ज़रूरी होता है रिप्लेस करने के लिए, जो कि रिमूव होता है फोटोसिस्टम 1 से, वो प्रोवाइड करता है कौन? फोटोसिस्टम 2। तो इसका जो रिएक्शन है ये देख लीजिए, ये 2H2O से आपका 4H+ बना, O2 बना और 4 इलेक्ट्रॉन निकले। तो यहाँ पे हमको एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि जो आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये एसोसिएटेड होता है PS2 के साथ, जो कि खुद ही फिजिकली लोकेटेड होता है इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो आपका वाटर एसोसिएटेड विथ PS2 था, ये जो आपका वाटर एसोसिएटेड विथ PS2, ये कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेप्स लिखूँ मैं। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है O2 इवॉल्व हुआ। सेकंड स्टेप है कि आपका फोटोलिसिस हुआ। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? मतलब कि फोटोलिसिस होता है जो कि होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। और फोटोलिसिस मतलब कि जब भी हम लोग किसी चीज़, किसी भी मतलब लाइट को देके किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, उसको फोटोलिसिस बोलते हैं। फिर आपका थर्ड स्टेप क्या हुआ? एटीपी। और NADPH बना। कहाँ पे? आउटर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। फोर्थ, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी वापस नहीं आता। इलेक्ट्रॉन एक बार चला गया तो चला गया और कभी वापस नहीं आता। हम लोग देखते हैं साइक्लिक। अच्छा, यहाँ पे फिर वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज्ड इन द लूमेन और आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो देखो, ये जो लूमेन, इन द लूमेन कहाँ पे होता है? ये लूमेन होता है थाइलाकॉइड का लूमेन में। और जो आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका बताइए? रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा था आपका? NADP+ से बन रहा था NADPH प्लस H+। तो जो आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, तो इस पर क्या होता है? इसका कैपेबिलिटी होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से, और स्टोर करके इसको एक फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी में। बॉन्ड एनर्जी मतलब कि ATP। ठीक है, तो आपका जो ATP होता है ये कैरी करता है इस एनर्जी को उसके केमिकल बॉन्ड में। और ये जो आपका प्रोसेस होता है जिससे कि आपका जो ATP होता है सिंथेसाइज होता है, थ्रू विच ATP सिंथेसाइज होता है सेल्स के थ्रू। मतलब कहाँ पे होता है आपका ATP सिंथेसाइज? होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो आपका जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये सिंथेसिस होता है ATP किससे? ADP से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट।
फॉस्फो मतलब ही आपका फोटो मतलब ही लाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे आपका ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है ये, यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आपका जो ADP है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये रिएक्शन है राइट। अब इसको हम लोगों ने लाइट में डाला तो क्या बन गया ATP। और ये ATP अच्छा ही लग रहा है दिखने में मेरे को, ये बन गया ATP। और ये ATP क्या है, हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड है, हाई एनर्जी केमिकल बॉन्ड्स। और इसको फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ना, इस पर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ATP, मतलब कि जो आपका ATP फॉर्म हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पे, इसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब दो फोटो सिस्टम वर्क करते हैं एक सीरीज में, पहला PS2 और फिर PS1, तो इस प्रोसेस को हम लोग नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और जो आपका फोटो सिस्टम है ये कनेक्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जैसे कि हमने पहले देखा था जेड स्कीम में दोनों के दोनों ATP और NADPH प्लस H प्लस ये सिंथेसाइज होता है इस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन फ्लो से। तो इस पर क्या बताया कि आपका जो PS2 और PS1 है, ये इसी को हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो ये हमने जेड स्कीम में देख चुका है। जेड स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर सकते हो तो बिल्कुल करना, ठीक है, बट ये थोड़ा हार्ड भी है। तो इसलिए जब सिर्फ PS1 फंक्शनल होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलेटेड होता है विद इन फोटो सिस्टम, और जो फॉस्फोराइलेशन होता है ये ऑकर होता है साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एक पॉसिबल लोकेशन जहाँ पे ये हो सकता है वो है स्ट्रोमल लैमेला। अब ये आपका स्ट्रोमल लैमेला पॉसिबल लोकेशन क्यों है, क्योंकि PS1 फंक्शनल कहाँ पे होता है, स्ट्रोमल लैमेला में। वाइल जो मेम्ब्रेन या फिर लैमेला होता है ग्राना का, उसमें दोनों के दोनों PS1 और PS2 होता है। और जो स्ट्रोमल लैमेला होता है उस पर सिर्फ PS1 होता है, तो वो आपका लैग करता है PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम। और जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये पास नहीं करता NADP प्लस में, है ना, कि उसके पास एंजाइम ही नहीं है रिडक्टेज एंजाइम। तो फिर ये साइकिल बैक हो जाता है PS1 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। और ये जो साइक्लिक फ्लो है ये सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होता है सिंथेसिस ऑफ ATP, लेकिन NADPH और H प्लस नहीं बनता है, इस पर सिर्फ ATP ही बनता है। और कितने ATP बनते हैं, 2 ATP। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन ये ऑकर होता है जब सिर्फ लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर अवेलेबल होता है एक्साइटेशन के लिए, है ना, क्योंकि आपका मिनिमम 680 है और 700 भी है किस पे, PS1 में। तो फिर जो आपका केमियोस हम लोग पढ़ते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो जो आपका ATP सिंथेसाइज होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे जो ATP सिंथेसिस है ये लिंक्ड होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन मतलब कि आपका H प्लस, और आपका ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब होता है वेरिएशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। अब इस बार ये सब आपके मेम्ब्रेन्स है थाइलेकॉइड के, इस बार हमने थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन लिया है। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन एक्यूमुलेशन है ये इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन में होता है। प्रोटॉन एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि ल्यूमेन में, मतलब कि इनसाइड ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या होता है आपका ल्यूमेन बोलते हैं इसको। तो फिर ये जो आपका रेस्पिरेशन होता है, अच्छा ये इसको काट दीजिए। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कॉज करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है ड्यू टू, क्यों होता है ये, ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
ठीक है। हमको कंसिडर करना पड़ेगा फिर से कि जो प्रोसेस जो कि टेक प्लेस करता है ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उनके ट्रांसपोर्ट के टाइम डिटरमाइन करता है स्टेप जो कि कॉज करता है प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने के लिए। अब आपका फर्स्ट है कि सिंस जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस होता है इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, तो फिर जो आपका प्रोटोन या फिर जो हाइड्रोजन आयन से जो कि प्रोड्यूस होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये एक्यूमुलेट होता है ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में। ल्यूमेन मतलब कि वही आपका इनर मेम्ब्रेन। तो अभी आपका डायग्राम है। डायग्राम में देखिए ये जो आपका हाफ O2 है ये चला जाता है एयर में, और ये आपका साइटोक्रोम B64 ये आपका C4 साइकिल है। यहाँ इसको हम लोग फोटोलिसिस है, ये जो आपका स्टेप दिख रहा है ना ये वाला, ये है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस स्टेप है, और यहाँ पे आपका जो O2 है ये एयर में जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका H+ है, H+ यहाँ से घूम के यहाँ पे जाता है, ये आपका FNR है। यहाँ पे क्या होता है आपका NADPH रिडक्टेज। ये है आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है, और ये आपका बाहर वाला है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। यहाँ पे क्या होता है ना आपका H+ यूज़ होता है, H+ यूज़ हुआ, ये जो अब मैंने एरो बनाया है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो होता है ना आपका, यहाँ पे हमेशा H+ बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ठीक है। तो फिर आपका H+ बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेट, अच्छा H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है हमेशा कम रहता है यहाँ पे स्ट्रोमा में, ठीक है। इधर डायग्राम में है कम रहता है, क्योंकि इधर देखिए इधर H+ जा रहा है, यहाँ से H+ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो ATP सिंथेज पे जा रहा है, राइट। स्ट्रोमा में तो रह ही नहीं रहा है, तो इसलिए अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा स्ट्रोमा में अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ज़्यादा कहाँ पे होगा, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में हमेशा H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटोन ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये इसलिए होता है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि लोकेटेड होता है टुवर्ड आउटसाइड साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ट्रांसफ़र करता है उसके इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं लेकिन एक हाइड्रोजन कैरियर को। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये रिमूव करता है एक प्रोटॉन को स्ट्रोमा से, और ये ट्रांसपोर्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को। जब ये मॉलिक्यूल पास करता है उसके इलेक्ट्रॉन से, उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैरियर में, तो अब मॉलिक्यूल ने जब अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो कि कहाँ पे आपके इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में, तो आपका प्रोटॉन रिलीज़ होता है इनर साइड ऑफ ल्यूमेन, जो कि होता है लूमेन या फिर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। अब जो आपका NADPH रिडक्टेज एंजाइम होता है ये लोकेटेड होता है स्ट्रोमा साइड में मेम्ब्रेन का, अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन जो कि आते हैं आपके एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS1 के। अब यहाँ पे जो आपका NADPH रिडक्टेज एंजाइम है ये कहाँ पे होता है बताइए। ये होता है ये प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ थाइलेकॉइड। आउटर साइड ऑफ थाइलेकॉइड किसकी तरफ रहता है, टुवर्ड स्ट्रोमा रहता है ना। प्रोटॉन्स नेसेसरी होते हैं रिडक्शन ऑफ NADP+ को NADPH और H+ में, और ये जो प्रोटॉन होते हैं ये फिर हम लोग स्ट्रोमा से रिमूव भी कर देते हैं। अब हेंस आपका जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही अंदर प्रोटॉन और स्ट्रोमा डिक्रीज़ करता है नंबर में, और ल्यूमेन में प्रोटॉन इंक्रीज़ करता है। अब ये इससे क्या होता है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है, मतलब कि आपका प्रोटॉन का डिफरेंस बन रहा है। तो आपका जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है एक मेजरेबल डिक्रीज़ होता है pH इन ल्यूमेन। pH क्या होता है आपका ल्यूमेन में एसिडिक, H+ ज़्यादा है मतलब कि एसिडिक।
अभी जो ग्रेडियंट होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग जब इस ग्रेडियंट को तोड़ते हैं तो उससे हमारा सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है। और ये ग्रेडियंट कैसे टूटता है? मूवमेंट ऑफ प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, और मतलब कि स्ट्रोमा में थ्रू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, और चैनल ऑफ CFO ऑफ द ATP सिंथेस से होता है। ठीक है, अब ATP सिंथेस क्या है आपका? एंजाइम। एंजाइम है तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका F0 - F1 जो है ये आपका ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन होता है। ठीक है, आपका जो ATP सिंथेज एंजाइम होता है ये कंसिस्ट करता है दो पार्ट का। एक को हम लोग CF0 बोलते हैं, जो कि एम्बेडेड होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से और फॉर्म करता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल जो कैरी करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जो दूसरा पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं CF1, और ये प्रोट्यूड करता है आउटर साइड में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के, जो कि फेस करता है स्ट्रोमा को। ये जो ब्रेकडाउन होता है ग्रेडियंट का, ये प्रोवाइड करता है इनफ एनर्जी जिससे कि हम लोग कॉज कर सकते हैं एक कन्फॉर्मेशनल चेंज इन CF1 पार्टिकल ATP सिंथेस का, जो कि एंजाइम सिंथेसिस सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP, मतलब एंजाइम जो है एंजाइम को सिंथेसाइज करता है और काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं पैक्ड ATP बन जाते हैं। तो देखिए आपका ये, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है आपका थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं समझाती हूँ। ये है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये है आपका F0 और ये है F1। ये ना आपका मोटर जैसा है। अभी जो मोटर ये क्या करता है? जनरेट ATP। और ये आपका स्ट्रोमा है, और ये है आपका लूमेन। और ये जो आपका F0 होता है ये फैसिलिटेट क्या करता है? अभी पढ़ा था, फैसिलिटेट करता है डिफ्यूजन किसका? H+ का। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये यहाँ पे जाएगा ऐसे कि ये ना मोटर की तरह घूमेगा, समझ रहे हो? ये फिर इधर जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा। जो फ्लैप है, जो F1 है, ये मोटर की तरह घूमेगा गोल गोल। तो ऐसे करके आपका ATP जनरेट होगा। हम लोग आ जाते हैं केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस में रिक्वायर होता है एक मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन कौन सा? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। एक प्रोटॉन पंप और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस। ATP सिंथेस मतलब क्या आपका? F0 F1। जब आपका ग्रेडियंट होता है, यहाँ पे आपका लूमेन में मैंने क्या पढ़ाया था बताइए? लूमेन में H+ क्या है? ज़्यादा या कम? लूमेन में H+ ज़्यादा है। स्ट्रोमा में H+ कैसा है? स्ट्रोमा में H+ ज़्यादा है या कम है? H+ कम है। एनर्जी यूज़ होता है पंप करने के लिए प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, जिससे कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ग्रेडियंट या फिर हायर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन विद इन द थाइलेकॉइड लूमेन। ATP सिंथेस के पास एक चैनल होता है जो कि अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब कि इधर आपका जो ATP सिंथेस का चैनल है जो कि डिफ्यूजन अलाउ करेगा बस उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही, और कहीं नहीं। ठीक है, तो फिर ये जो रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ करता है इनफ एनर्जी जिससे कि हम लोग एक्टिवेट कर सके ATP सिंथेस एंजाइम को, जो कि कैटेलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। आपने कर दिया ATP सिंथेस एंजाइम को एक्टिवेट, फिर क्या हो जाएगा? कैटेलाइज हो जाएगा, ATP जल्दी बनेगा, है ना? तो NADPH प्रोड्यूस जो होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, जो ATP होगा वो इमीडिएटली यूज़ हो जाएगा बायोसिंथेटिक रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होगा। अब ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फिक्स करने के लिए CO2, जो तो होगा C3 या फिर केल्विन साइकिल, जिसको कि हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, और सिंथेसिस ऑफ शुगर। अब ये जो ATP और NADPH है ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है? तो हम देखो, हमने अब तक पढ़ा कि जो आपके प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन है ये होते हैं ATP, NADPH और O2। तो फिर आपका अब इनमें से जो आपका O2 है ये डिफ्यूज़ हो जाता है क्लोरोप्लास्ट से, और आपको जो ATP और NADPH है ये यूज़ हो जाता है हम लोग जिस पे कि प्रोसेस करते हैं, जिससे कि सिंथेसिस ऑफ फूड होता है और शुगर होता है। मोर एक्यूरेटली बोले तो शुगर होता है।
ये है आपका बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस होता है ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता प्रेजेंस ऑफ लाइट में, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब कि एटीपी, एनएडीपीएस और CO2 और H2O के अलावा एटीपी और एनएडीपीएस की ज़रूरत होती है। अब आपको पता होगा तो फिर इमीडिएटली जैसे ही आपको लाइट अनअवेलेबल हो जाता है, जो आपका बायोसिंथेटिक प्रोसेस होता है वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करता है और फिर स्टॉप हो जाता है। अगर अवेलेबल करते हैं हम लोग, फिर से अगर लाइट अगर देते हैं उस प्लांट को, तो सिंथेसिस वापस से स्टार्ट होता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉलिंग है बायोसिंथेटिक फेज का, हम लोग डार्क रिएक्शन बोल सकते हैं, राइट। तो फिर आपका जो CO2 है, CO2 कंबाइन होता है H2 के साथ और प्रोड्यूस क्या करता है CH2ON, है ना, और या फिर शुगर। ये CH2ON क्या है, शुगर ही तो है। और जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ था जब CO2, मतलब कि आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था फॉर्म हुआ था, जो कि CO2 बना रहा था, जिस पे हम लोगों ने CO2 को क्या किया था, रिएक्शन में लिया था या फिर फिक्स किया था। जस्ट आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, काफ़ी एफर्ट्स के बाद, हम लोगों ने रेडियो आइसोटोप्स को एक बेनिफिशियल यूज़ में लाया, जहाँ पे कि वर्क ऑफ मेल्विन काल्विन एक एग्जाम्पलरी था। तो जो आपका यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव C14 है, उसके द्वारा अलगल फोटोसिंथेसिस में इस स्टडी से क्या हुआ, आपका डिस्कवरी हुआ फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट का, जो कि एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था। तो फिर आपका जो आपने क्या यूज़ किया, आपने रेडियो एक्टिव C14 यूज़ किया, और कहाँ पे क्या, अलगल फोटोसिंथेसिस में डिस्कवर क्या हुआ आपका फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, जो कि था आपका 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। उसने ये भी कंट्रीब्यूट किया कि जो आपका कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे होता है उसको हम लोगों ने कैल्विन साइकिल बोला उसके नाम के बाद, ठीक है। तो फिर आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई था वो था आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर हम लोग उसको शॉर्ट में PGA बोलते हैं। अब इस पर कितने कार्बन है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, तो इसका आंसर है 3। तो अब देखिए, अब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे है साइंटिस्ट ने ये जो आपका PGA है, PGA क्या है ना, आपके मोनोकॉट्स, ठीक है, एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। और जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था CO2 फिक्सेशन का, ये फिर से एक ऑर्गेनिक एसिड था, लेकिन इसके पास 3 नहीं 4 कार्बन थे, 4 कार्बन एटम थे, और इसको हम लोगों ने बोला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर OAA। तो फिर आपका जो यहाँ पे आपका ऑक्सैलिक एसिड में क्या है, 4C, ये भी मोनोकॉट्स में होता है, और यहाँ पे C4 होता है, OAA, यहाँ पे C4 साइकिल होता है, और आपका यहाँ पे क्या होता है C3 साइकिल PGA में, ठीक है। और सिंस तब से CO2 एसिमुलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं 2 मेन टाइप्स के। एक प्लांट जिसपे कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन C3 एसिड है, जिसको हम लोग PGA बोलते हैं। देखिए आपका C3 एसिड कौन सा है, PGA लिखा है मैंने, मतलब कि C3 पाथवे। और वो जिसपे कि फर्स्ट प्रोडक्ट आपका C4 एसिड है, मतलब कि 4 कार्बन का एसिड, OAA मतलब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और हम लोग इसको C4 पाथवे बोलते हैं। तो फिर आपका जो, हाँ यहाँ पे एक वर्ड, एक बच्चे ने डाउट पूछा था मेरे से, एसिमुलेशन मतलब कि यूज़ होता है, ठीक है, जस्ट इन केस बता दिया मैंने क्योंकि मेरे को ये वर्ड दिखा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। यहाँ पे बस उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये है कि जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है एक 5 कार्बन कीटोस शुगर था, जो कि था राइबुलोज बाइफॉस्फेट, और इसका था RUBP। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपका RUBP प्लस CO2। RUBP क्या था आपका 5 कार्बन, और ये क्या था आपका कीटोस शुगर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं द केल्विन साइकिल में। तो फिर आपका जो केल्विन साइकिल था, हम लोग इसको बोलते हैं C3 साइकिल, हम लोग इसको बोलते हैं मेल्विन साइकिल, हम लोग इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन,
हम लोग इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी नाम है इसके। तो ये जो RuBP है ये रीजेनरेट हुआ था यहाँ पे। तो फिर आपको ना यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं बात बताती हूँ। कैल्विन पाथवे ऑकर होता है सारे के सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में। अब ये मैटर नहीं करता कि उनके पास C3 है या फिर C4 है। C4 सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट्स में होता है, और आपके C3 होता है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, और C4 ओनली मोनोकॉट्स। ओके, अब ये आप मैटर नहीं करता कि वो C3 है या फिर C4 है। अब डिस्क्राइब इन द 3 स्टेजेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे ना मैं लिखाई देती हूँ ट्रिक। देखिए आपका क्या है, यहाँ पे क्या होता है, 3 ATP यूज़ होता है। ऐसे देखिए 3 2 1 0। 2 क्या है, NADPH यूज़ हुआ यहाँ पे, और एक CO2 यूज़ हुआ आपके कैल्विन साइकिल में, और एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ, 0। ये एक ट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है आपका कार्बोक्सिलेशन, ये होता है फिक्सेशन ऑफ CO2 एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में। अब जो कार्बोक्सिलेशन होता है सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है कैल्विन साइकिल का, जहाँ पे CO2 यूटिलाइज होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP के लिए। ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज होता है एंजाइम RuBP कार्बोक्सिलेज, जिससे कि क्या बनता है आपका 2 मॉलिक्यूल बनता है 3PGA का। ठीक है, अब सिंस ये जो आपके मतलब कि 3PGA, मतलब देखिए इधर 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 3 कंपाउंड होते हैं। ठीक है, 3 कंपाउंड होता है। सिंस ये जो एंजाइम होता है इसके पास एक ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होता है, तो वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा बोलने के लिए कि RuBP कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज या फिर रूबिस्को, है ना। हम लोग ये रूबिस्को बोलने में ज़्यादा सही लगेगा। क्यों, ये जो आपका रूबिस्को है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिख रही हूँ, रूबिस्को, ये आपका है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा एबंडेंट प्रोटीन है ये। यहाँ पे क्या है, RuBP प्लस CO2 क्या, ये लिख क्यों नहीं रहा है, प्लस CO2 क्या, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, रूबिस्को बना, 2 रूबिस्को, तो आपको क्या बना, 2 PGA। ये रिएक्शन है। ठीक है, और देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज, तो फिर यहाँ पे आपका जो है सुक्रोज, ये क्या है, राइबोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये क्या है आपका RuBP, ये कार्बोक्सिलेशन हुआ, और यहाँ पे क्या आपका रूबिस्को रिएक्शन करा रहा है, और यहाँ पे आपका 2 बने ना, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, और सुक्रोज और स्टार्च कहाँ पे बन रहा है आपका, स्ट्रोमा में। तो देखिए रिडक्शन में यहाँ पे क्या हो गया, ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होता है जिससे कि आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, और ये जो स्टेप होता है इन्वॉल्व करता है यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन, और 2 NADPH यूज़ करता है, जिससे कि आपका रिडक्शन होता है एक CO2 पर CO2 मॉलिक्यूल के लिए 2 NADPH की ज़रूरत होती है, और इससे एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है। अब फिक्सेशन ऑफ 6 CO2 के लिए आपके 6 टर्न्स ऑफ साइकिल रिक्वायर होते हैं, जिससे कि आपका फॉर्मेशन होता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो आपके 6 टर्न्स होंगे, तो फिर आपके 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 होंगे, जिससे कि आपका C6 आएगा, C6H12O6 का आपका C6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ATP लिया, यहाँ से क्या हुआ 2 ADP प्लस PI, फिर जाके 2 NADPH, इसका रिडक्शन है क्या हो गया, 2 NADP प्लस H प्लस,
ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही कुछ है। अब देखिए हम लोग आते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन जो होता है CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का RUBP क्रूशल होता है अगर वो साइकिल कंटिन्यू करना है हमको अनइंटरप्टेड, मतलब कि कोई इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर ये क्रूशल होता है। अब जब आपका रीजनरेशन होता है स्टेप्स रिक्वायर करता है एक ATP फॉस्फोराइलेशन के लिए, जिससे कि आपका फॉर्म हो RUBP। हेंस सारे के सारे CO2 मॉलिक्यूल के लिए जो कि एंटर करता है कैल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। अभी प्रॉबेबली क्यों होते हैं, ताकि मीट कर सके इस डिफरेंस को नंबर ऑफ ATP और NADPH जो कि यूज़ होता है डार्क रिएक्शन में, जो कि ये जो साइकिल फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए 6 टर्न ऑफ साइकिल ज़रूरी है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये जो है, ये मैंने जो आपको ट्रिक बताया था 3 to 1 वाला, 3 to 1 0 वाला। 3 क्या था? ATP यूज्ड, 2 NADP यूज्ड, 1 CO2 यूज्ड, और ये एनर्जी जो आपका बना एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं C4 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है गाइस, आपका 6 CO2 गया तो आपका 1 ग्लूकोज निकलता है, 18 ATP से आपका 18 ADP बनता है, 12 NADPH से 12 NADP बनता है। ठीक है, बस तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।